हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम DSSB जी के सेट नंबर 10 डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि DSSB ग्रेड 4 एग्ज़ाम 2017 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। और ये जो हमारे प्रैक्टिस सेट हैं वो PRT, TGT, LDC, लेखपाल सभी एग्ज़ाम्स जो भी DSSB के अंतर्गत लिए जाते हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसको करने के बाद आपको कहीं भी किसी भी अदर सोर्स से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ हम 25 प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर लेंगे, जिसके बाद आपका एग्ज़ाम के सभी टॉपिक यहाँ ही से कवर कर लिए जाएंगे। आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है URL का विस्तृत रूप है। तो URL का विस्तृत रूप यानी कि इसका जो है विस्तृत रूप आपसे फुल फॉर्म पूछा गया है। तो URL की फुल फॉर्म अगर आपको पता होगी तो आप इसका आंसर ज़रूर कर पाएंगे। तो URL की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, आपको यहाँ आंसर देना है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। यहाँ से आप इसका सॉल्यूशन भी पढ़ सकते हैं। URL का जो विस्तृत रूप होता है वो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। फ्रेंड्स, इसके अलावा कुछ और फुल फॉर्म्स पूछी जाती हैं तो वो आपको देखनी होंगी। तो जैसे कि आपको ATM की फुल फॉर्म बार बार पूछी जाती है, ATM की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। तो ATM की फुल फॉर्म आप नोट कर सकते हैं यहाँ से, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर TELLER टेलर मशीन MACHINE मशीन। तो ये भी फुल फॉर्म आपकी बहुत बार पूछी गई है, तो ये भी आप नोट डाउन कर लेना। इसके अलावा HTML की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, जिसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये भी फुल फॉर्म आपसे बहुत पूछी जाती है। लैंग्वेज की स्पेलिंग LANGUAGE लैंग्वेज। तो HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसके अलावा आपसे पूछी जाती है HTTP की फुल फॉर्म, वो भी आपको पता होनी चाहिए, HTTP। तो HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये भी आपसे बहुत बार पूछी गई है और ये भी आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा आपसे USB की फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछी गई है, तो वो भी आपको याद होनी चाहिए। USB जिसकी फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो ये फुल फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा आपसे UPS की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। UPS की फुल फॉर्म होती है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो ये आपको फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। ये बार बार पूछी गई फुल फॉर्म्स हैं, तो इसलिए आप याद कर लेना इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है आपसे कौन सी एजेंसी म्यूचुअल फंड के लिए एक विनियामक की भांति कार्य करती है। विनियामक मतलब होता है रेगुलेटर। तो म्यूचुअल फंड्स या शेयर मार्केट वगैरह जो होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वगैरह, उन सब के लिए विनियामक की भांति कौन कार्य करता है, तो आपको पता होना चाहिए सेबी जो है वो म्यूचुअल फंड के लिए विनियामक की भांति कार्य करती है। तो विनियामक क्या होता है, रेगुलेटर। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए अन्य जो विनियामक कंपनियां हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो विनियामक अथॉरिटीज़ जो होती हैं वो सबसे पहले सेबी जो होती है, आपने पढ़ा सेबी किसके लिए काम करती है। तो सेबी एक तो आपका म्यूचुअल फंड हो गया। इसके अलावा एक वर्ड देते हैं सिक्योरिटी मार्केट। तो सेबी जो है वो सिक्योरिटी मार्केट का रेगुलेटर है। सिक्योरिटी मार्केट का रेगुलेटर है, जिसे हम हिंदी में प्रतिभूति बाजार कहते हैं। प्रतिभूति बाजार।
तो आपने ये तो इसी क्वेश्चन के जरिए याद कर लिया होगा। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री की रेगुलेटर कौन है। तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री, सॉरी एक सेकेंड, इंश्योरेंस इंडस्ट्री, तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो होती है उसकी रेगुलेटर होती है आपकी IRDA, 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 जिसकी फुल फॉर्म होती है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये भी आप नोट डाउन कर लेना। इसके अलावा पेंशन की पूछते हैं। पेंशन की जो होती है रेगुलेटरी अथॉरिटी उसको क्या कहते हैं। तो पेंशन की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है उसको PFRDA ये भी याद कर लेना। और इसकी फुल फॉर्म होती है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो होती है उसकी IRDA होती है और पेंशन की PFRDA होती है जो रेगुलेशन करती है इसका। इसके अलावा बैंकिंग का रेगुलेशन तो सभी को पता होगा, बैंकिंग जो होती है उसका रेगुलेशंस RBI करती है। तो ये सभी आपको यहाँ से नोट डाउन कर लेना है। यहाँ से आप इसका सॉल्यूशन भी पढ़ लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है आपसे निम्नलिखित में से कौन सा घाटे की वित्त व्यवस्था का एक लक्षण है। तो घाटे की वित्त व्यवस्था का लक्षण कौन सा है इसमें। अगर सरकार घाटे में चल रही होगी तो जाहिर सी बात है सरकार विश्व बैंक जैसी बाहरी एजेंसियों से धन उधार लेती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, बिना किसी डाउट के ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। क्योंकि जब सरकार घाटे में होगी और घाटे की वित्त व्यवस्था चल रही होगी तो सरकार क्या करेगी, उधार लेगी, जैसे कि विश्व बैंक आदि बाहरी एजेंसियों से। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यहाँ से आप इसका सॉल्यूशन भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा निकाय केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के बंटवारे का सूत्र निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है। तो केंद्र और राज्यों के बीच जो भी वित्त होता है या फिर जो भी राजस्व होता है उसके बंटवारे के लिए सूत्र कौन निर्धारित करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वित्त आयोग। वित्त आयोग, ये बहुत इजी क्वेश्चंस है, आप देख के समझ जाएंगे। वित्त आयोग जो है वो निर्धारित करता है कि केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा किस आधार पर किया जाना चाहिए। तो वित्त आयोग इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ से आप इसका सॉल्यूशन भी एक बार पढ़ लेना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 280 पूछ लिया जाता है ये अक्सर। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। तो वित्त आयोग का जो गठन है वो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आप ये सॉल्यूशन पढ़ सकते हैं, अगर आपको लगे तो आप पढ़ लेना इसको। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से इसमें से किस खाड़ी से होकर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस से होकर गुजरती है, किस खाड़ी से होकर गुजरती है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो बेरिंग की खाड़ी से होकर गुजरती है। बेरिंग की खाड़ी से होकर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होती क्या है। तो अगर आप सबसे पहले तो इसका सॉल्यूशन पढ़ सकते हैं एक बार। यहाँ से आप इसका सॉल्यूशन पढ़ लेना। अब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में यहाँ क्या लिखा है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो होती है वो प्रशांत महासागर के मध्य में 180 डिग्री याम्योत्तर पर उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। यह रेखा बेरिंग की खाड़ी से होकर गुजरती है। तो घड़ियों का समय ठीक रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर एक दिन घटाते हैं तथा पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर एक दिन बढ़ाते हैं। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। अगर ये पृथ्वी है जैसे, तो ये जो रेखाएं होती हैं काल्पनिक रेखाएं, तो इन्हें हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं। तो ये जितनी भी रेखाएं होती हैं ये होती हैं अक्षांश रेखाएं, अक्षांश। जबकि इसके अतिरिक्त जो ये रेखा होती हैं इस टाइप की, तो ये होती हैं जो वो देशांतर रेखाएं होती हैं। और ये पूरी 360 डिग्री मतलब 1 डिग्री पे एक रेखा खींची जाती है। तो ये इस तरह की रेखाएं जो होती हैं वो होती हैं देशांतर रेखाएं, देशांतर। तो ये जो देशांतर रेखा होती है इसी में ये जो देशांतर रेखा है ये 0 डिग्री है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री इस तरह चलती जाती हैं। और आपको पीछे की तरफ, यहाँ से पीछे की तरफ जो 180 डिग्री
180 डिग्री देशांतर होती है, उसी को हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कह देते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है वो बेरिंग की खाड़ी से होकर गुजरती है, ये आपको ध्यान में रखना है। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं तो एक दिन घटाते हैं, तथा पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं तो एक दिन बढ़ाते हैं। अच्छा, इसके न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते, तो इसलिए आप ये मत करना, इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप इतना याद कर लेना कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो बेरिंग की खाड़ी से होकर गुजरती है। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है रोग और फैलने के तरीके का कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। तो रोग और फैलने का तरीका का कौन सा सही जोड़ा है, तो सही एक सेकंड, रोग और फैलने के तरीके का कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। इसमें बाकी सब गलत हैं, एक ही सही है। तो कौन सा रोग किस कारण से फैलता है, ये चीज़ आपको यहाँ देखनी होगी। तो एक केवल सही है, बाकी सब यहाँ गलत दिए गए हैं। तो पीलिया रक्ताधान द्वारा फैलता है, या फिर टाइफाइड दूषित भोजन, टीबी दूषित जल, और डेंगू वाहक जन्य। तो आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, टाइफाइड। टाइफाइड जो है दूषित भोजन एवं जल के द्वारा फैलता है। अगर कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर का यूज़ हम करते हैं तो टाइफाइड हमारा हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है हमें। इसके अलावा और जो बीमारियां हैं उसको जानने के लिए सॉल्यूशन पे चलते हैं हम। तो यहाँ से आप सॉल्यूशन पढ़ सकते हैं। ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी जो होती है वो वायुजनित रोग होता है। तो इसको याद करने का तरीका सबसे बढ़िया, टीबी जो होती है बीमारी, अगर आप टीबी के अस्पताल में जाएंगे तो आपको बिना मास्क लगाए या फिर फेस पर रुमाल बांधे बिना अंदर एंट्री नहीं मिलती है। तो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि टीबी जो है वो वायु द्वारा फैलती है, इसलिए मुंह ढककर ही जाया जाता है अंदर अस्पताल में टीबी के। तो इसलिए ये आपको यहाँ से याद हो जाएगा कि वायुजनित रोग है टीबी। तो ये बहुत इजी हो गया। जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण उत्पन्न होता है, तो ये एक जीवाणु जनित रोग है, और जीवाणु को क्या कहते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो बीमारी का नाम ही ट्यूबरकुलोसिस है, तो बैक्टीरिया का नाम भी इसी नाम पर पड़ा है। यह रोग संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से फैलता है, और खांसने छींकने के कारण फैलता है, यानी कि वायु द्वारा फैलता है। दूषित जल से नहीं फैलता है, ये बात सबसे बड़ी बात, दूषित जल से नहीं फैलता है ये। आगे डेंगू बुखार जो है वो संक्रामक रोग है जो डेंगू वायरस के कारण फैलता है। अच्छा, ये ध्यान रखना, वायरस के कारण फैलता है। डेंगू जो होता है वो वायरस के कारण फैलता है, लेकिन जो इसका वाहक होता है वो एडीज मच्छर होता है, यानी कि एडीज मच्छर के द्वारा ये वायरस फैलता है। आगे मतलब वाहक है, फैलता एडीज जो मच्छर है वो इसको एक जो व्यक्ति है उससे दूसरे व्यक्ति तक लाया जाता है। नेक्स्ट है पीलिया रोग। पीलिया भी एक विषाणु जनित रोग है जिसमें रक्त में पित्त वर्णक अधिक मात्रा में चला जाता है। इसमें यकृत में पित्त वर्णक का निर्माण अधिक मात्रा में होने लगता है, परंतु यकृत कोशिकाएं इसका उत्सर्जन निम्न मात्रा में करती हैं। फलतः पेशाब पीली होने लगता है और रक्त में पित्त बढ़ जाता है। तो ये पीलिया का कारण है। इसके अलावा आपको कोलेरा और हैजा भी ध्यान रखना है, वो भी अक्सर पूछ लिया जाता है। तो कोलेरा या हैजा, कोलेरा या फिर हैजा, ये भी आपका जो है वो दूषित भोजन या जल द्वारा फैलता है। दूषित भोजन या जल द्वारा कोलेरा फैलता है, ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। तो ये सभी बीमारियां आपको याद रखनी है। टीबी वायु द्वारा फैलता है, कोलेरा या हैजा पानी या फूड द्वारा फैलता है, डेंगू विषाणु द्वारा फैलता है लेकिन इसका वाहक एडीज मच्छर है, टाइफाइड दूषित भोजन और दूषित जल द्वारा फैलता है। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है खून का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। तो खून का थक्का जमाने के लिए, यानी कि रक्त का जब भी थक्का जमाना होता है तो उसके लिए कौन सा विटामिन यूज़फुल रहता है, तो विटामिन के इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, विटामिन के। विटामिन के की मदद से खून का थक्का जमता है। यहाँ से आप इसका सॉल्यूशन भी पढ़ सकते हैं। विटामिन के शरीर में रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक होता है। के की कमी से चोट लगने का अधिक रक्त स्राव होता है, अधिक रक्त का स्राव होता है। विटामिन ए रेटिनॉल कहते हैं जिसे, और आँखों में कमी आ जाती है इसके कारण, रतौंधी बीमारी हो जाती है। ए से सी का जो नाम है वो एस्कॉर्बिक एसिड है, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं सभी के नाम। और सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। ई की कमी से बांझपन हो जाता है और इसको टोकोफेरल कहते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं पीछे एक ट्रिक के जरिए। रथ पर एक टॉफ़ी हमने ट्रिक के जरिए पढ़ा था, अगर आपको वो देखना है तो आप प्रीवियस सेट को देख सकते हैं। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है भारत सरकार की
अमृत योजना डैश से संबंधित है। तो भारत सरकार की अमृत जो योजना है वो किससे संबंधित है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी, शहरी विकास। अमृत जो योजना है वो शहरी विकास से संबंधित है। दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट जितनी भी स्कीम्स हैं उसके संबंधित एक वीडियो हम अलग से प्रोवाइड करेंगे, तो आप वहां से जाकर स्कीम्स जो है वो प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि एक वीडियो में ये पॉसिबल नहीं है कि पूरी की पूरी 20 क्वेश्चंस के साथ साथ ये सारी स्कीम्स कवर कर ली जाएं। तो इसलिए आप अलग से वीडियो प्रोवाइड करेंगे, वहाँ से तैयार करना ये चीज़। यहाँ से आप इसका सॉल्यूशन पढ़ सकते हैं। जितनी भी इम्पोर्टेंट स्कीम है जैसे हृदय योजना, मुद्रा योजना, अमृत योजना, इसके अलावा उदय योजना, भारतम योजना, और ये सभी जो इतनी भी स्कीम्स है आपकी स्टैंड अप इंडिया, उज्ज्वला योजना, ये सभी इंपॉर्टेंट स्कीम है जो अक्सर पूछ ली जाती हैं और पूछी गई हैं एग्ज़ाम में। तो ये जितनी भी स्कीम्स जो पूछी गई हैं एग्ज़ाम में और जितनी भी एक्सपेक्टेड स्कीम है वो हम आपको अलग से वीडियो में प्रोवाइड करवा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है चीन ने रणनीतिक ठिकाने हम्बनटोटा गहन जल बंदरगाह में, हम्बनटोटा एक बंदरगाह का नाम है, तो इसका 70% हिस्सा खरीद लिया है चीन ने। तो ये बंदरगाह जो है वो किस देश में स्थित है? तो हम्बनटोटा जो बंदरगाह है वो श्रीलंका देश से संबंधित है। श्रीलंका देश का है ये हम्बनटोटा बंदरगाह। यहाँ से आप इसका सॉल्यूशन भी पढ़ लेना एक बार। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है आपसे जापानी एन्सेफेलेटाइटिस मच्छर जन्य एक गंभीर रोग है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थानीय है। तो कौन सा एन्सेफेलेटाइटिस का स्रोत है? तो इनमें से कौन सा एन्सेफेलेटाइटिस का स्रोत है? एन्सेफेलेटाइटिस जो होता है वो बीमारी है और इससे मस्तिष्क प्रभावित होता है। तो आपको ये बताना है कि एन्सेफेलेटाइटिस का स्रोत क्या है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, एन्सेफेलेटाइटिस सूअर से फैलता है। तो सूअर से होने वाली बीमारी है एन्सेफेलेटाइटिस। तो दोस्तों, यहाँ से आप इसका सॉल्यूशन भी पढ़ सकते हैं एक बार। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अदर एग्ज़ाम्स में भी ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। जापानी एन्सेफेलेटाइटिस संक्रामक उष्णकटिबंधीय बीमारी है। जापानी ज्वर भी कहते हैं इसे। वायरस मुख्य रूप से सूअर और जंगली पक्षी में पाए जाते हैं। वाहक इसका मच्छर होता है और जापानी एन्सेफेलेटाइटिस के नाम से जाने वाले इस वायरल फीवर का पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी कि पूर्वांचल में खासा प्रकोप रहता है। नेक्स्ट, यूएसबी का विस्तृत रूप। तो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही फुल फॉर्म्स देखी थी, उसी में से एक क्वेश्चन यहाँ देखने को मिला है। यूएसबी का विस्तृत रूप क्या है? तो यूएसबी का जो विस्तृत रूप होता है वो यूनिवर्सल सीरियल बस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। यूनिवर्सल सीरियल बस यूएसबी की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया कौन सा वृहत हड़प्पाई स्थल हरियाणा में स्थित है? तो ये 4 हड़प्पा के स्थल दिए गए हैं, धौलावीरा, राखीगढ़ी, आलमगीपुर और कालीबंगन। तो इसमें से हरियाणा का स्थल कौन सा है इसमें से? तो जितने भी हड़प्पा स्थल या सिंधु स्थल जो थे वो हमने कंप्लीट कर लिए थे प्रीवियस वीडियो में। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो से ये चीज़ कंप्लीट कर लेना। तो हरियाणा का राखीगढ़ी जो है वो स्थल इम्पॉर्टेंट है हड़प्पा स्थल के रूप में। तो अगर आपने राखीगढ़ी नहीं लिखा है तो वहाँ ये चीज़ बढ़ा लेना, आप लिख लेना राखीगढ़ी हरियाणा। और अगर आपने वो वीडियो अच्छे से देखा होगा तो आप ये क्वेश्चन वैसे भी कर लेंगे, क्योंकि आलमगीपुर हमने पढ़ा था मेरठ में है और मेरठ यूपी में है। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। कालीबंगन राजस्थान में है। ये सभी हम पढ़ चुके थे, तो हमें पता ही ना तो ये हरियाणा में है, ना ही कालीबंगन है, ना ही आलमगीपुर है। तो बचा कौन सा? राखीगढ़ी। तो राखीगढ़ी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। राखीगढ़ी जो है वो हरियाणा में है। आप इसका सॉल्यूशन भी पढ़ लेना एक बार। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। नेक्स्ट है आपका 13th क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दिल्ली के हौज खास क्षेत्र, हौज खास का नाम सुना होगा आपने दिल्ली में। तो हौज खास में चोर मीनार द्वारा डैश द्वारा बनाई गई है। तो चोर मीनार हौज खास में जो है वो किसके द्वारा बनाई गई है? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाई गई है हौज खास में चोर मीनार। यहाँ से आप इसका सॉल्यूशन भी पढ़ सकते हैं कि चोर मीनार या टावर ऑफ थीव्स के नाम से भी जाना जाता है। 13वीं शताब्दी की मीनार है ये। दिल्ली ने हौज खास क्षेत्र में स्थित है दिल्ली में, और अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण कराया था। चोरी करने वालों को सज़ा देने के लिए ये मीनार इस्तेमाल किया जाता था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज़ आप याद कर लेना। चोर मीनार जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने निर्माण करवाया था इसका।
नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किस राज्य में अलौह धातुओं जैसे जस्ता तांबा के बड़े भंडार पाए जाते हैं। तो अलौह धातुओं जैसे जस्ता तांबा के जो विस्तृत भंडार हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। तो आपको यहाँ से ऑप्शन दिख रहे होंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान। तो राजस्थान में जो है वो जस्ता और तांबा के बड़े भंडार पाए जाते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ से सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। भारत में जस्ता एवं तांबा जो धातुओं का अत्यधिक भंडार राजस्थान में प्राप्त होता है। तांबा राजस्थान के खेतड़ी तथा अलवर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। 99% से अधिक जस्ते का उत्पादन राजस्थान के उदयपुर जिले के जावर इलाके में प्राप्त होता है। दोस्तों इसके अलावा कुछ और रिजर्व्स के बारे में पूछा जाता है, तो आपको यहाँ से पता होना चाहिए। हम बात कर रहे थे तांबे की। सबसे पहले तांबा, तो तांबा जो है उसका जो रिज़र्व है, यानी कि सबसे ज़्यादा भंडार, रिज़र्व जो है, रिज़र्व होता है संचित भंडार कह सकते हैं हम। तांबे का संचित भंडार सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है। तो आपने इस क्वेश्चन में देख लिया, राजस्थान में। राजस्थान में सबसे ज़्यादा भंडार पाया जाता है। लेकिन दोस्तों इसका उत्पादन जो है वो सबसे ज़्यादा कौन करता है, उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन, इसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा एमपी करता है। तो ये चीज़ आप नोट डाउन कर लेना। तांबे के बारे में बात चल रही थी, तांबा रिज़र्व जो है सबसे ज़्यादा वो राजस्थान में पाया जाता है, लेकिन उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा एमपी करता है। तो इसके अलावा आपसे कुछ क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, जैसे लौह अयस्क के बारे में पूछा जाता है। तो लौह अयस्क, लौह अयस्क मतलब आयरन ओर। तो आयरन ओर जो होता है उसका रिज़र्व जो है वो सबसे ज़्यादा, रिजर्व यानी कि भंडार। तो आयरन ओर का सबसे ज़्यादा भंडार आपको देखने को मिलता है कर्नाटक में, सबसे ज़्यादा कर्नाटक में। तो ये क्रम लगाने को आता है, तो आप ये नोट डाउन कर लेना। सबसे ज़्यादा जो लौह अयस्क होता है उसका भंडार सबसे ज़्यादा कर्नाटक में, सेकंड पे उड़ीसा में आता है भंडार सबसे ज़्यादा। सबसे पहले कर्नाटक में, दूसरे नंबर पे उड़ीसा में आता है, और तीसरे पे झारखंड में आता है, झारखंड। तो ये चीज़ आप नोट डाउन कर लेना, झारखंड में थर्ड नंबर पे आता है। तो लौह अयस्क का ये तो भंडार हो गया। अगर लौह अयस्क के उत्पादन की बात करें, उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की बात करें, तो सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन है वो पहले नंबर पे उड़ीसा करता है। जो दूसरे नंबर पे इसमें रिजर्व पाया जाता है वो पहले नंबर पे उत्पादन करता है, यानी कि उड़ीसा सबसे ज़्यादा लौह अयस्क का उत्पादन करता है। दूसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है लौह अयस्क का, छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पे करता है। और तीसरे नंबर पे कर्नाटक, यानी कि जिसमें सबसे ज़्यादा यहाँ कर्नाटक में भंडार पाया जाता है वो तीसरे नंबर पर रह गया यहाँ प्रोडक्शन के मामले में। तो कर्नाटक तीसरे नंबर पर है। आप यहाँ से नोट डाउन कर लेना, सही से यहाँ बन नहीं पा रहा है तो ये चीज़ आप नोट डाउन कर लेना। एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, लौह अयस्क का जो रिज़र्व है वो सबसे ज़्यादा, रिज़र्व जो है, रिज़र्व के मामले में सबसे ज़्यादा पहले कर्नाटक आता है, उसके बाद दूसरे नंबर पे उड़ीसा आता है, उड़ीसा, और तीसरे नंबर पे झारखंड आता है, जैसे झारखंड। लेकिन इसका जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा कौन करता है, उड़ीसा पहले नंबर पे करता है, दूसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ करता है, सी से छत्तीसगढ़, और तीसरे नंबर पे कर्नाटक करता है, तो के से कर्नाटक। ये चीज़ पूछ ली जाती है, तो आप नोट डाउन कर लेना। कोयले का बहुत ज़्यादा पूछते हैं, तो कोयला भी देख लेना आप। कोयला, तो कोयले का सबसे ज़्यादा जो संचित भंडार हैं, भंडार की बात चल रही है सबसे पहले, सॉरी ये क्या लिख गया, भंडार। तो कोयले के जो भंडार हैं वो सबसे ज़्यादा झारखंड में पाए जाते हैं। आपको ये चीज़ नोट डाउन कर लेनी है, झारखंड। तो आपने कोई भी फिल्म भी देखी होगी, पुरानी जो फिल्म होती हैं उसमें ट्रेन जा रही होती है और ट्रेन को लूटते हैं, तो वो झारखंड की बात होती है। जैसे कि गैंग ऑफ वासेपुर वगैरह फिल्म में आपने देखा होगा कि वो गैंग ऑफ वासेपुर नहीं, सॉरी, और जैसे मिल्खा सिंह वगैरह में झारखंड में ट्रेन को लूटा जाता है, और झारखंड में कोयले का काम, गैंग ऑफ वासेपुर में भी आपने देखा होगा कि झारखंड में जो है कोयले का काम वहाँ होता था, और कोयले से बहुत बहुत अमीर बन जाते थे लोग, कोयले की खानों को लूट कर। तो झारखंड में सबसे ज़्यादा भंडार पाया जाता है कोयले के। उसके बाद उड़ीसा में पाया जाता है दूसरे नंबर पे, उड़ीसा जैसे कहते हैं, दूसरे नंबर पे उड़ीसा में भंडार पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा कोयले के, और तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं कोयले के भंडार। तो यहाँ से आप नोट डाउन कर लेना, छत्तीसगढ़ में तीसरे नंबर पे। तो फिर उसके बाद आता है, ये तो थे भंडार। अब उत्पादन की बात करते हैं, तो उत्पादन में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप नोट डाउन जरूर कर लेना। उत्पादन की बात करते हैं तो उत्पादन जो है वो सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ करता है, कोयले का उत्पादन सबसे ज़्यादा
छत्तीसगढ़ करता है। उत्पादन कोयले का सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ करता है। दूसरे नंबर पे झारखंड कर पाता है। झारखंड दूसरे नंबर पे कर पाता है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा भंडार रखता है वो दूसरे नंबर पे रह गया झारखंड। लेकिन छत्तीसगढ़ जो तीसरे नंबर पे आ रहा था वो प्रोडक्शन के मामले में पहले नंबर पर है। और तीसरे नंबर पे जो आता है वो आता है उड़ीसा। तो यहाँ से उड़ीसा नोट डाउन कर लेना, उड़ीसा यानी कि ओडिशा, उड़ीसा। तो यहाँ से ये चीज़ आपकी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा कुछ मेटल्स का पूछते हैं कि अभ्रक, जैसे अभ्रक का पूछ लेते हैं, तो इसको वन वर्ड में याद करना है। अभ्रक सबसे ज़्यादा आपको आंध्र प्रदेश में मिलता है, आंध्र प्रदेश। अभ्रक के लिए आंध्र प्रदेश फेमस है। इसके अलावा जिंक के लिए, जिंक यानी कि जस्ता के लिए राजस्थान, ये हम देख चुके हैं। जस्ता के लिए राजस्थान, राजस्थान जस्ता के लिए। इसके अलावा टिन के लिए छत्तीसगढ़ का नाम आता है, टिन के लिए छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। टिन के लिए छत्तीसगढ़ का नाम आता है। निकेल के लिए उड़ीसा का नाम आता है, निकेल, और निकेल के लिए उड़ीसा का नाम आता है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिले हैं आपको। ये जितने भी प्रीवियस ईयर के सेट्स हैं उसमें ये क्वेश्चन दिए थे, तो इसलिए आपको यहाँ से नोट डाउन करवा दिए गए हैं। और ये डिफरेंट एग्ज़ाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए, तो आप नोट डाउन कर लेना यहाँ से। बॉक्साइड का और रह गया, बॉक्साइड जो है वो भी नोट डाउन कर लेना। बॉक्साइड का जो सबसे ज़्यादा नाम जुड़ा हुआ है वो उड़ीसा से जुड़ा हुआ है, उड़ीसा में बॉक्साइड। ओके, यहाँ से ये सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। नेक्स्ट है 15th नंबर का क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी वर्षा की अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है। तो ये हम पहले ही देख चुके थे, प्रीवियस सेट का क्वेश्चन है ये, कि भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी वर्षा का अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है। तो हम ये देख चुके थे तमिलनाडु। तमिलनाडु में प्रीवियस जो क्वेश्चन आया था उसमें हमने देखा था, अगर ये भारत है जैसे, तो भारत में ये मानसून आता है, इसे कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। ये सबसे पहले केरल से टकराता है और ये उत्तर भारत में वर्षा भी करता है। इसके अलावा यहाँ से जब ये लौट के आता है तो ये इसी को हम कह देते हैं उत्तर पूर्वी मानसून। और उत्तर पूर्वी मानसून जो है वो यहाँ केरल तट पर वर्षा करता है। और केरल तट को हम, इस तट को किस नाम से जानते हैं, कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्वी मानसून जो है कोरोमंडल तट पर सबसे पहले वर्षा करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तमिलनाडु जो है वो कोरोमंडल तट पर ही आता है। और तट को हमने याद करने की ट्रिक भी बताई थी, अगर आपने नहीं देखी है तो पहले वाले वीडियो में जाकर देख लेना। और इस वीडियो में भी आपको चलो थोड़ा सा रिवाइज़ करवा दे रहे हैं। यहाँ गोवा है और गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है, इसलिए इस तट को कोंकण तट कहते हैं, कोंकण। इसके नीचे कोंकण का से यहाँ हो गया, तो अब विपरीत आ जाओ तो यहाँ से कोरोमंडल आ जाता है, कोरोमंडल। यानी कि का वाले दोनों डिफरेंट है, एक का इधर है और दूसरा का इधर है। कोंकण के नीचे जो है वो मालाबार तट है, मालाबार। और इसके ऊपर जो है उत्तर में है वो उत्तरी सरकारी है, उत्तरी सरकारी। तो ये चारों तट हमने आपको याद करा दिए थे। यहाँ से आप इसका सॉल्यूशन भी पढ़ लेना एक बार। नेक्स्ट है 16th क्वेश्चन, जो अगेन स्कीम से संबंधित है। तो भारत सरकार की जितनी भी स्कीम्स हैं इंपॉर्टेंट, वो आपको अलग से वीडियो में प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। लेकिन यहाँ संपदा योजना जो है वो किससे संबंधित है, तो संपदा योजना जो है वो खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग से संबंधित है। इसका सॉल्यूशन भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं एक बार। नेक्स्ट है 17th क्वेश्चन, झूमिंग डैश का एक प्रकार है। तो झूमिंग क्या है, एक झूमिंग लोग सोचते हैं ये डांस होगा, लेकिन ये अक्सर कंफ्यूज करने को आपको दे दिया जाता है। झूमिंग क्या है, तो झूमिंग एक प्रकार है। किस प्रकार की कृषि है, यहाँ तो सभी कृषि के प्रकार दिए गए हैं। तो झूमिंग जो है वो स्थानांतरित कृषि का एक प्रकार है। स्थानांतरित कृषि यानी कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का एक प्रकार है ये। यहाँ क्या होता है कि आपको सबसे पहले सॉल्यूशन में पढ़ लेते हैं कि झूमिंग में क्या होता है। तो यहाँ साफ लिखा है, झूमिंग जो है वो खेती स्थानांतरित कृषि का एक प्रकार है। यानी कि झूमिंग कृषि जो होती है, यानी कि झूमिंग खेती, वो स्थानांतरित कृषि का एक प्रकार है। वन प्रदेशों में जंगलों को जलाकर ज़मीन की खेती योग्य बनाकर खेती करना झूमिंग खेती कहलाता है। तो झूमिंग खेती में क्या होता है, जंगलों को जलाकर ज़मीन को खेती योग्य बनाया जाता है। और यह खेती असम एवं मेघालय के पहाड़ी इलाकों में आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है।
दोस्तों जो झूम कृषि होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये मोस्टली एग्ज़ाम्स में देखने को मिलती है, तो आप यहाँ से नोट डाउन ज़रूर कर लेना। इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहते हैं, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग कहते हैं इसको। एक आदिम प्रकार की कृषि है, यानी कि पुराने समय से चली आ रही है, जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और साफ़ की गई भूमि को पुराने उपकरणों, लकड़ी के हलों आदि से जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। फसल पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर रहती है। इसमें प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ किसी भी फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं किया जाता है। इम्पोर्टेंट है ये। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे इसमें क्या होता है कि वृक्षों वनस्पतियों को जला दिया जाता है, काट कर उन्हें जला दिया जाता है, और साफ़ की गई भूमि को पुराने उपकरणों जैसे हल होते थे लकड़ी के, उससे जोत कर बीज बो दिए जाते हैं। तो फसल प्रकृति पर निर्भर रहती है और उत्पादन कम हो पाता है यहाँ कुछ वर्षों तक, यहाँ प्रायः 2 या 3 वर्षों तक, जब मिट्टी की उर्वरता विद्वान रहती है इस भूमि पर खेती की जाती है। यानी कि इस खेती का झूम खेती या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ केवल तब तक खेती की जाती है जब तक उर्वरता मृदा में विद्वान रहती है। इसके पश्चात भूमि को छोड़ दिया जाता है, तो भूमि को छोड़ने के कारण ही इसको स्थानांतरित कृषि कहते हैं। तो सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ किसी की कॉल आ गई थी, इस वजह से माफ़ी चाहते हैं। आगे चलते हैं। इस भूमि पर खेती की जाती है, इसके पश्चात इस भूमि को छोड़ दिया जाता है, जिस पर पुनः पेड़ पौधे उगाते हैं। अब अन्यत्र जंगली भूमि को साफ करके कृषि के लिए नई भूमि प्राप्त की जाती है। तो शिफ्टिंग कल्चर आपने समझा होगा कि शिफ्टिंग कल्चर में आखिर करते क्या हैं कि सबसे पहले खेती जैसे करते हैं, उसके बाद अगर उसकी उर्वरता कम हो जाती है तो उसको छोड़ दिया जाता है और दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो इसीलिए इसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहते हैं, क्योंकि उस जगह को छोड़कर स्थानांतरित, यहाँ लिखा है साफ, स्थानांतरणशील कृषि यानी कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहते हैं, जिसमें थोड़े थोड़े समय के अंतराल पर खेत बदलते रहते हैं। तो भारत की पूर्वोत्तर पहाड़ियों में आदिम जनजातियों द्वारा इस तरह की खेती यानी कि कृषि की जाती है। तो इस प्रकार की स्थानांतरणशील कृषि को श्रीलंका में चेना और हिंदेशिया में लदांग और रोडेशिया में मिल्पा कहते हैं। तो ये चीज़ थी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, जो स्थानांतरित कृषि यानी कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है। तो आप यहाँ से ये नोट डाउन कर लेना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये आपका पैराग्राफ पूरा यहाँ कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है 18th क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कौन सा हाइड्रोकार्बन एलपीजी के मुख्य घटक हैं। तो एलपीजी के मुख्य घटक कौन कौन से हैं, आपको यहाँ आंसर देना होगा। तो आपको यहाँ पता होना चाहिए एलपीजी यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसके जो मुख्य घटक होते हैं वो प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं। प्रोपेन और ब्यूटेन पाई जाती है एलपीजी में, और आप यहाँ से इसका सॉल्यूशन भी पढ़ सकते हैं एक बार। द्रवित पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस में ब्यूटेन प्रोपेन का मिश्रण होता है, उच्च दाब पर द्रवित कर सिलेंडरों में भरा जाता है। रिसाव का पता करने के लिए इसमें एथिल मरकैप्टन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर नोट डाउन कर लेना कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो होता है वो तो होता है प्रोपेन और ब्यूटेन, और इसमें जो रिसाव होता है तो आपको गंध आती होगी, तो वो एथिल मरकैप्टन की होती है। एथिल मरकैप्टन मिला दिया जाता है, जिसका फार्मूला C2H5SH। तो ये फार्मूला मत करना, बस एथिल मरकैप्टन कर लेना। ये मिलाया जाता है एथिल मरकैप्टन, क्योंकि एलपीजी गंधहीन गैस है। एलपीजी में कोई गंध नहीं आती है, लेकिन सिलेंडर में से नेक भी अगर लीक होती है तो गैस में गंध आती हुई दिखाई देती है, तो वो एथिल मरकैप्टन की होती है। इसके अलावा आपको यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलता है कि एलपीजी के अलावा सीएनजी यानी कि कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस किसका मिश्रण होता है। तो सीएनजी जो मिश्रण होता है वो मैथेन एंड एथेन का मिश्रण होता है। मैथेन एंड एथेन का मिश्रण होता है सीएनजी। तो ये नोट डाउन जरूर कर लेना आप। इसके अलावा जल गैस के बारे में पूछ लिया जाता है। जल गैस, तो जल गैस किस किस का मिश्रण होता है। तो जल गैस के बारे में बता रहे थे। जल गैस जो होता है, जल गैस H2+CO का मिश्रण होता है। जल गैस H2+CO का मिश्रण होता है। इसके अलावा कोल गैस पूछते हैं, तो कोल गैस में जल गैस यानी कि H2 और CO होता है। इसके अलावा CH4 गैस और जुड़ जाती है, तो वो कोल गैस बन जाती है।
नेक्स्ट आपसे पूछते हैं बायोगैस। तो बायोगैस या गोबर गैस एक ही चीज़ होती है। तो बायोगैस या गोबर गैस जो होती है, सॉरी एक सेकंड, बायोगैस या फिर गोबर गैस, गोबर गैस, तो इसमें जो पाई जाती है वो CO2 प्लस CH4 पाई जाती है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं CNG जिसे कहते हैं कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, इसमें मेथेन और एथेन का मिश्रण पाया जाता है। LPG जिसे कहते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। जल गैस हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होता है। कोल गैस हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और इसके साथ साथ मेथेन जिसे CH4 बोलते हैं, इसका मिश्रण होता है। बायोगैस में पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन। तो ये आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है 19th क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है लावड़ी डैश राज्य का लोक नृत्य है। तो लोक नृत्य को हम देख चुके हैं। तो लावड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? तो लावड़ी जो है वो महाराष्ट्र से संबंधित है। लावड़ी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। यहाँ से आप सॉल्यूशन भी पढ़ सकते हैं। लावड़ी शब्द लावण्य से बना है जिसका अर्थ है सुंदरता। लावड़ी महाराष्ट्र के लोक नृत्य नाट्य शैली तमाशा का अभिन्न अंग है। इस नृत्य शैली में वीरता, प्रेम, भक्ति, दुख आदि भावनाओं को प्रकट किया जाता है। जबकि गुजरात राज्य का लोकप्रिय नृत्य गरबा है। गरबा, डांडिया ये सभी गुजरात में होते हैं। तो लोक नृत्य का जितना भी इम्पोर्टेंट था वो हम पीछे देख चुके थे प्रीवियस सेट में। लास्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सेना का आदर्श वाक्य है। तो भारतीय सेना का आदर्श वाक्य इन चारों में से कौन सा है? तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, जिसमें स्वयं से पहले सेवा। भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है? स्वयं से पहले सेवा। तो भारतीय सेना के बारे में हम प्रीवियस सेट में भी देख चुके हैं। भारतीय सेना के बारे में ये पूछा गया था पिछले सेट में कि भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा होता है। तो अगर आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो